वे लोग ई स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे। बाकियों की तरह यहाँ किसी को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कई लोग तो तय किए मौजूद थे। क्योंकि कैथरीन ज्यादा बोलने वाली नहीं थी, इसलिए अंदर आते ही अमीलिया ने स्पोक्सपर्सन की तरह बात संभाल ली। उसने क्लब की रिक्रूटमेंट संभाल रही सीनियर को ढूंढा और रोनन का परिचय करवाया। ये कैथरीन का भाई है, इसे भी गेम्स खेलना बहुत पसंद है। ये ई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहता है। जैसे ही सीनियर ने सुना कि वो कैथरीन का भाई है और उसे भी गेमिंग पसंद है, उसका चेहरा चमक उठा। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम टू द ई स्पोर्ट्स क्लब। रोनन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। साइड में खड़ी अमीलिया हैरान रह गई। 11 सुपर कैथरीन की रेपुटेशन सच में कमाल कर रही थी। कैथरीन को महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर गिराए देख रहा है। उसने सहजता से सिर घुमाया और कमरे के कोने में बैठे एक लड़के को देखा। उसका सिर थोड़ा झुका था, पर नजरें सीधे कैथरीन की ओर थी। उसने कैप इतनी नीचे खींच रखी थी कि चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, फिर भी कैथरीन को यकीन था कि वो उसी को देख रहा है। कैथरीन ने उसकी तरफ बस एक नजर डाली और फिर नजरें हटा ली। वो जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ अमीलिया और रोनन भी बैठ गए। रोनन ने भी वो नजरें देख ली थी। वो धीरे से बोला, कैथरीन, वो बंदा कौन है? क्यों घूर रहा है तुम्हें? आवाज धीमी थी, लेकिन अमीलिया ने सुन ली। जिज्ञासा में उसने भी सिर घुमाकर देखा और जैसे ही उसने उस लड़के को पहचाना, उसकी आंखें फैल गईं। कुछ पल तक देखती रही, फिर अचानक जोर से बोली, वाओ। उसकी अजीब हरकत से रोनन घबरा गया और कैथरीन ने भी भौहें सिकोड़ ली। रोनन ने छाती पर हाथ रखकर कहा, आर यू क्रेजी? ये अचानक ड्रामा क्यों? अमीलिया ने कांपती आवाज में कोने की ओर इशारा किया, इट्स हीरो, इट्स हीरो। क्लब के पुराने मेंबर तो पहले से जानते थे कि कोने में बैठा वही हीरो है, लेकिन अमीलिया जैसी फैन गर्ल्स के लिए ये नज़ारा बहुत बड़ा था। स्कूल में कई लड़कियां हीरो की दीवानी थीं और उनका रिएक्शन इससे कहीं ज्यादा पागलपन भरा होता था। शायद अपनी पहचान खुल जाने के बाद हीरो ने रहस्यमय रहना छोड़ दिया। वो उठकर उनकी तरफ बढ़ा। अमीलिया ने अपने आइडल को अपनी ओर आता देखा तो उसकी सांस अटक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो अपने आइडल से क्या कहेगी, ये बार बार मन ही मन रिपीट कर रही थी, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही उसके आइडल ने खुद बोलना शुरू कर दिया, हेलो कैथरीन, आई एम हीरो। तुम मुझे मेरे एस्कनन नाम से भी बुला सकती हो, ग्रेग स्पेंसर। अमीलिया लगभग अपनी सांस पर ही खांस गई। उसका आइडल यहाँ उसके लिए नहीं, कैथरीन के लिए आया था। सच्चाई समझते ही अमीलिया ने तुरंत जगह छोड़ दी ताकि हीरो और कैथरीन आमने सामने बात कर सके। आसपास के सब लोग दंग रह गए। उन्होंने पहली बार देखा था कि हीरो खुद किसी से बात करने आगे बढ़ा है। अगर उन्होंने कैथरीन की गेमिंग स्किल्स नहीं देखी होती तो शायद सोचते कि हीरो सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ है। आखिरकार कैथरीन की सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी नजरें हटाना भूल जाए, लेकिन सबको पता था उसकी गेमिंग स्किल्स भी उतनी ही जबरदस्त थी। कहते हैं असली टैलेंट को पहचान मिलती ही है। गेमिंग में अच्छा होना भी एक वरदान था। कैथरीन ने बस हल्का सा सिर हिलाया और अपने फोन में व्यस्त हो गई। उसके पास खड़ा हीरो, जो एस्कना का सबसे ताकतवर खिलाड़ी था और हजारों लड़कियों का सपना, अचानक कैथरीन के सामने जैसे अदृश्य हो गया। सब लोग दंग रह गए। कैथरीन का बर्ताव हीरो के लिए बहुत रूखा लग रहा था, लेकिन हीरो को जरा भी बुरा नहीं लगा। उसे तो कैथरीन एक पहेली जैसी लगी, रहस्यमयी, दिलचस्प और जितना समझने की कोशिश करो उतनी ही उलझी हुई। उसने सोचा था कि कैथरीन कैसी होगी, पर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो, जैसे किसी स्वर्ग की परी, इतनी सुंदर कि लोग उसे देखने में भी डरे। रोनन भी हीरो की प्रसिद्धि से वाकिफ था, इसलिए वो उसे ध्यान से देख रहा था। हर गेमर हीरो के नाम से परिचित था। पहले तो रोनन को हीरो को जानने में दिलचस्पी थी, लेकिन जब उसने देखा कि हीरो कैथरीन में दिलचस्पी ले रहा है तो उसके अंदर जलन भर गई। अब वो बस यही सोच रहा था, एक और कंपेटिटर बढ़ गया। वो चिढ़कर बोला, ड्रेक, देखा तुमने, काफी, किसी ने तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए। लड़कियों को ऐसे घूरते नहीं। हीरो की सोच में खलल पड़ा। उसने तुरंत नजरें हटाई और माफी के इशारे में सिर झुका दिया। फिर थोड़ी हिचक के बाद बोला, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कैथरीन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। पूछ सकते हो, लेकिन मैं जवाब दूंगी ही पक्का नहीं। हीरो ने मुस्कुराकर कहा, ओके, क्या तुम्हारा आईडी शुगर है? रोनन हैरान रह गया। तो हीरो यहाँ कैथरीन को ढूंढने आया था। वो चुप रहा, ये सोचकर कि अब कैथरीन क्या जवाब देगी। कैथरीन ने ठंडे लहजे में कहा, गेस फॉर योरसेल्फ। भले ही उसने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन हीरो समझ गया वो वही है। अगर वो शुगर नहीं होती तो जरूर पूछती कि ये किसकी है। रहस्य सुलझ गया था और हीरो के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। वो बोला, कैथरीन, तुम लीग टीम में शामिल होने के लायक हो। क्या तुम हमारी गोल्डन स्टार लीग टीम ज्वाइन करना चाहोगी? अब कैथरीन थोड़ा इरिटेटेड थी। ये हीरो नाम का बंदा कितना बोलता है, उसने मन ही मन सोचा। उसने सीधे कहा, नॉट इंटरेस्टेड, गो अवे। उसके इनकार से सब लोग हैरान रह गए। ये तो हीरो था, एस्कना गेमिंग लीग का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। उसकी टीम सबसे मजबूत थी और वर्ल्ड गेमिंग लीग का खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार भी। लेकिन कैथरीन ने उसे ऐसे मना कर दिया, इतनी बेपरवाही से। सबको लगा अब तो हीरो नाराज हो जाएगा, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही शांत रहा। उसकी नजरों में अब भी एक खास चमक थी। प्लीज एक बार फिर सोचो, वो बोला। आई सिंसियरली होप कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करो। चाहे हीरो कितना भी समझाने की कोशिश करे, कैथरीन की ठंडी सी ठहराव वाली रवैया वैसा ही रहा। वो टीम में नहीं आ रही थी। बाहर वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका था, पर कैथरीन के लिए ये कुछ भी खास नहीं था। सिर्फ रोनन जानता था कि कैथरीन असल में कितनी जबरदस्त है।
वो आसानी से यूफोसिन जैसी इनविंसिबल कही जाने वाली टीमों को हरा सकती थी और वर्ल्ड गेमिंग लीग का ट्रॉफी भी ला सकती थी। आखिरकार स्टॉर्म टेक्नोलॉजी के पीछे की असली दिमागी शक्ति कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही थी। जो गेम्स उनकी कंपनी के गेम स्क्रिप्ट से निकले थे उन पर उससे ज्यादा कोई परिचित नहीं था। अगर कैथरीन हिस्सा लेती तो बाकी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होती, जीत एक तरफा हो जाती। ठीक इसलिए वो ऐसे इवेंट में हिस्सा नहीं लेती थी। हीरो के न मानने पर रोनन ने ठंडी आवाज में तंज कसा, बस छोड़ दे। कैथरीन ने कहा, ना, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। एस्किनीज नहीं समझते क्या? चाहिए तो मैं ट्रांसलेट कर दूं। हीरो फिर भी जोर दे रहा था, कैथरीन, मैं कहता हूँ एक बार सोच लो। हीरो की जिद से कैथरीन चिढ़ गई। वह तुरंत उठी और उसकी नजरें कुछ अलग दबदबे वाली थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं? हीरो ने सोचा शायद उसने मान लिया, इसलिए खुशी से सिर हिलाकर वादा किया, मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट दिलाने की गारंटी दे सकता हूं। किसी को पता नहीं था कि गोल्डन स्टार लीग टीम का स्पॉन्सर असल में स्पेंसर खानदान था। लॉक्सटन के नाबालिग परिवारों में से एक, स्पेंसर परिवार के फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से टीम को बेस्ट ट्रेनिंग सुविधाएं मिलती थी। हीरो की शर्तें सुनकर कैथरीन ने चल लेंगे मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक हैरान करने वाली खिंचाव थी, अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरी सिर्फ एक ही शर्त होगी। तुम बोलो, मैं मान जाऊंगा। हीरो उत्साह में बोला। वो इतना उत्साहित था कि कैथरीन की मुस्कान में जो तिरस्कार था उसे नजर नहीं आया। अगले ही पल कैथरीन ने शर्त रख दी, बहुत आसान है, मुझे हराओ, मैं लूजर्स के साथ टीम नहीं बनाती। ये बात बराबर में तंज भरी और दबदबे वाली थी। हीरो ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसे लोग जन्म से एक जीनियस मानते हैं उसे कभी किसी ने अपनी गेमिंग क्षमता के कारण ठुकराया भी जा सकता है। उसे इतना भी बढ़कर नहीं माना जाएगा कि वह उसका टीममेट बने। पास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। कैथरीन का ये बयान न सिर्फ अहंकार भरा लगा बल्कि कुछ लोगों को ठेस भी पहुंचा। हीरो कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने पहले भी कैथरीन के साथ खेला था और स्टैनली के साथ उसकी लड़ाई देखी थी। उसे यकीन था कि अगर वो उस वक्त स्टैनली की जगह होता तो कैथरीन के सामने टिक नहीं पाता। उसकी ताकत असाधारण थी, एक जीत शायद किस्मत हो, लेकिन लगातार जीते उसकी असल क्षमता बताती थी। हीरो ने समझ लिया कि फिलहाल उसकी पहुंच कैथरीन तक नहीं है। ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूँ, मुझे 1 महीने दे दे। अगर 1 महीने में भी मैं तुझे हरा नहीं पाया तो वादा करता हूँ मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, हीरो ने कहा। बोलने के बाद कैथरीन ने हल्का सिर हिलाकर उसकी मांग मंजूर कर ली। आसपास हलचल मच गई। एस्किना के इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का ये विनम्र व्यवहार एक अज्ञात खिलाड़ी के सामने दिख रहा था। उनके फैन बेस के लिए ये अपमान की तरह था। हीरो क्रोधित नहीं हुआ, पर बाकी लोग भड़क गए। ये कैसी बड़ा सा अंदाज है तुम्हारा, कैथरीन। हीरो, तुम उसके सामने इतना हम्बल क्यों हो रहे हो? वो अच्छी शूटर हो सकती है पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या घमंडी है ये? हाँ बिल्कुल, अगर कोई और ये बातें सुनता तो सह लेता, पर रोनन चुप नहीं रहा। उसका गुस्सा फूट पड़ा। अंदर ही अंदर उसने दहाड़ मारी, कौन साहस कर रहा है कैथरीन की इतनी बेइज्जती करने का? अब तो सर कॉम्प्लीमेंट मांग लिया है। रोनन ने तुरंत पलटवार किया, जबरदस्त मूर्खो, अंधेरे हो क्या? अपने आइडल की बात नहीं सुनी क्या? अगर वो कैथरीन को हरा सकता है तो क्या उसे 1 महीने की प्रैक्टिस चाहिए? कैथरीन की गेमिंग स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। उसे किस बात का झुकना? पसंद नहीं आया तो ठीक है, लाइव 1-on-1 करो और दिखा दो। जो लोग पहले शिकायत कर रहे थे रोनन की तीखी बातों के आगे चुप हो गए। कोई शब्द नहीं बोल पाया। रोनन ने जो कहा वो सही था। हीरो ने मान लिया कि फिलहाल वो कैथरीन से छोटा है। अगर वो सच में बेहतर होता तो मैच करके सब साफ कर लेते। 1 महीने का इंतजार क्यों? रोनन की कटु वापसी के बाद कोई कुछ बोल नहीं पाया। कैथरीन की दिलचस्पी कम होती जा रही थी। वो थक चुकी थी और उसे रॉज को एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट दिखानी थी। कैथरीन उठकर चली तो किसी ने रुकाने की हिम्मत नहीं की। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि रोकना खुद को मौत के साथ खेलना जैसा लगता। रोनन हाथ जेबों में डाले उसके पीछे पीछे गया, जैसे एक वफादार सेकंड इन कमांड। अमीलिया ने दोनों को जाते देखा और वह भी पीछे पीछे निकल पड़ी। लेकिन वह उन दोनों बड़े लोगों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसने क्लब के प्रेसिडेंट से विनम्रता से विदा ली और बाहर आ गई। उन तीनों के जाने के बाद बची हुई भीड़ में फुसफुसाहटें उठी। वाओ, कैथरीन कितनी कूल लगती है ना? पता है ये कहाँ से आए हैं? अगर पूछना हो तो कल मैंने इन्फो निकाली थी, ये कासिया की टॉप स्टूडेंट निकली और प्रोफेसर हाटली ने उसे खुद रिक्रूट किया। सच? कासिया की टॉप स्टूडेंट? मतलब जीनियस ही तो है, सुंदर भी है, स्मार्ट भी और गेमिंग में भी टॉप, एकदम परफेक्ट। ऐसा सुनना तर्कसंगत था। इतनी कंपेटिटिव सिटी में टॉप बनना आसान नहीं। हाय, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, किसी ने हल्का सा कहा। फेसर्स के घर पर जब जेडर को कैफेटेरिया में अपमानित किया गया था तो उसने फौरन कैथरीन की बैकग्राउंड जांचना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया था कि पिछली बार कुछ मिस हुआ था। इस बार उसने किसी को कासिया भेजकर पूरी जांच का आदेश दिया। रात के 10 बजे जांच करने वाले आदमी ने आखिरकार रिपोर्ट ला दी। मिस फेसर, मिल गया, यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए। जेडर ने दस्तावेज स्कैन करते हुए सुना कि जांच करने वाले ने किनारे से बताया, अभी स्वॉन्स का मुखिया कॉबिन स्वॉन से बदलकर कैथरीन स्वॉन हो गया है। कहा जा रहा है कि कैथरीन ने कॉबिन को कन्फाइन कर रखा है। आधी साल में स्वॉन्स की ओनरशिप बदल जाना ये दिखाता था कि कैथरीन वाकई ताकतवर है। जेडर पहले समझ नहीं पाई थी कि ब्रैंडन इतना क्यों कह कर रहा था इस लड़की के बारे में। अब पता चला इसके पीछे स्वॉन्स का नाम था। डंकन्स लॉक्सटन में अपना व्यापार फैलाना चाहते थे और कासिया में अपनी फाउंडेशन बनाए रखना भी चाहती थी। स्वॉन्स के घर की बेटी से शादी करना, जो कासिया की 4 नोबल फैमिलीज में से एक थी, सबसे अच्छा तरीका था। जेडर ने सोचा कि अब उसने समस्या की चाबी पकड़ ली है, बस स्वॉन्स को तबाह कर दो तो कैथरीन कुछ भी नहीं रह जाएगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई।
उसने कसम खाई कि वो खुद स्वॉन्स के पतन की गवाह बनेगी। वो देखना चाहती थी कि कैथरीन कैसे सामने आती है और उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगती है। द डंकन मैनर अपने पूरे शान और शौकत में अब भी उतना ही भव्य और डर पैदा करने वाला दिख रहा था। पैक्सटन हाथ में ताज़ा रिपोर्ट लिए धीरे धीरे स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर आने की इजाजत मिलते ही उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बोला, बॉस, स्वॉन्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है, देखना चाहेंगे? पहले ऐसे मामलों को पैक्सटन खुद ही संभालता था, किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो स्वॉन्स की हेड थी और जल्द ही ब्रैंडन की वाइफ बनने वाली थी। मतलब साफ था, अब स्वॉन्स भी डंकन परिवार के हितों का हिस्सा बन चुके थे, इसलिए ब्रैंडन को रिपोर्ट करना जरूरी था। ब्रैंडन ने फाइल पर नजर डाली, वह हल्की सी सिकुड़ी। ग्रेलन ग्रुप, पैक्सटन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बॉस, ग्रेलन ग्रुप को लॉक्स्टन के कूपर सपोर्ट करते हैं, जो मिस्टर फेसर के ससुराल वाले हैं। ऊंचे परिवारों को हमेशा ताकतवर रिश्ते पसंद आते थे। जेडर की माँ भी एक रईस खानदान से थी, जिनका असर फेसस के बराबर था, वरना जेडर को कॉनर का प्यार और भरोसा कभी नहीं मिलता। ब्रैंडन की आंखें ठंडी और गहरी हो गईं। उसने सख्त लहजे में कहा, ग्रेलन ग्रुप पर नजर रखो, पता लगाओ वो क्या करने की कोशिश में है। अगर जेडर में जरा भी अक्ल होगी तो उसे अपने कर्मों का अंजाम पहले से पता होगा। पैक्सटन ने झिझकते हुए पूछा, मिस स्वॉन को इसके बारे में बताना चाहिए? ब्रैंडन ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, कैथी ने अभी अभी यूनिवर्सिटी शुरू की है, वो अपनी पढ़ाई में बिजी है। कैथरीन का नाम लेते ही ब्रैंडन की ठंडी आवाज अचानक नरम पड़ गई। पैक्सटन ने मन ही मन सोचा, सर, वो पढ़ाई में बिजी? प्लीज, उसके लिए तो यूनिवर्सिटी बस एक नया एक्सपीरियंस है, न कि पढ़ाई करने की जगह। ब्रैंडन ने दस्तावेज साइन कर पैक्सटन को दिए और बोला, सुबह की फ्लाइट से लॉक्स्टन के लिए टिकट बुक करो। पैक्सटन चौंक गया, लेकिन बॉस, वो तो शाम की फ्लाइट थी। दोपहर में एक जरूरी मीटिंग थी, शाम को प्रोजेक्ट की नेगोशिएशन तय थी। इतने टाइट शेड्यूल में भी ब्रैंडन अब और पहले निकलना चाहते थे। पैक्सटन ने सोचा, ये हुई ना सच्ची लव वाली डेडिकेशन। ब्रैंडन की ठंडी निगाहें उस पर जमी और पैक्सटन तुरंत डर के मारे झुक गया। सॉरी बॉस, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह जब कैथरीन की आंख खुली तो उसे लिंडा का कॉल आया। यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी कैथरीन ने स्वॉन कॉर्पोरेशन पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा था। एक प्रोफेशनल मैनेजर के अलावा उसके दादाजी की पुरानी सेक्रेटरी लिंडा अब भी वहां काम कर रही थी। मिस स्वॉन, लिंडा ने कहा, एक बड़ा कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट सामने आया है। इन्वेस्टमेंट बहुत भारी है, तो आपकी राय चाहिए होगी। लिंडा कभी कैथरीन को तंग नहीं करती थी, वो तभी कॉल करती थी जब मामला सच में गंभीर होता। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, डॉक्यूमेंट्स मेरे ईमेल पर भेज दो, और कॉल काट दी। तभी बाहर से आवाज आए, कैथरीन, जल्दी करो, नहीं तो प्रोफेसर हार्टली की क्लास मिस हो जाएगी। अमीलिया दरवाजे पर खड़ी थी। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स गो। हीरो के पब्लिक इन्विटेशन को ठुकराने के बाद से ही अमीलिया की नजरों में कैथरीन किसी सुपरस्टार से कम नहीं थी। अब वो उसे अपना आइडल मानती थी, बाकी सब उससे नीचे। दोनों तेजी से क्लासरूम पहुंची और जैसे ही अंदर कदम रखा, बेल बज गई। अमीलिया ने हंसते हुए कैथरीन को थम्स अप दिया। गर्ल, तुमने तो टाइम को सेकंड तक कैलकुलेट किया हुआ था। पूरे रास्ते अमीलिया परेशान थी कि कहीं देर न हो जाए, लेकिन कैथरीन शांत थी। वो बार बार कहती रही, रिलैक्स, हम वक्त पर पहुंचेंगे। और सच में वो पहुंच गईं। अमीलिया अब समझ चुकी थी कि कैथरीन की शांति सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं थी, वो प्लानिंग थी, कैलकुलेशन थी। वो हर चीज को डिस्टेंस, स्पीड, टाइमिंग, सब कुछ पहले से सोच चुकी होती थी। ऐसी परफेक्शन आम लोगों के बस की नहीं थी और यही उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता था। दोनों अपनी सीट पर बैठी ही थी कि जेडर क्लास में दाखिल हुई, हाथ में टीचिंग मटेरियल लिए हुए। अमीलिया ने आंखें घुमाई, फिर से वही। उसने बड़बड़ाया। कैथरीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन पढ़ा रहा है, उसे तो विषय में दिलचस्पी ही नहीं थी। अमीलिया झुककर बोली, कैथरीन, वो तुम्हें बहुत अजीब नजरों से देख रही है, संभल कर रहना। कैथरीन ने हल्का सा सिर उठाकर जेडे की तरफ देखा और उसी पल उनकी नजरें मिली। जड़ा की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने मेज पर रखा चौक इतनी जोर से दबाया कि वो टूट गया। कैथरीन फिर भी शांत थी, उसके चेहरे की शांति जैसे कह रही हो, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जड़ा ने ये तिरस्कार महसूस किया और उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। वो गुस्से से दांत भींचते हुए सोचने लगी, समय आने दो कैथरीन, तुम्हें दिखाऊंगी मेरी ताकत क्या है। चाहे तुम माफी भी मांगो, मैं नहीं छोड़ूंगी। सांस। कैथरीन के बालों के नीचे छुपे छोटे वायरलेस ईयरफोन्स ने उसकी दुनिया को बाकी सब आवाजों से काट रखा था। वो मंच थोड़ा चौंककर अपने ईयरफोन्स का पावर बटन दबाया। जैसे ही कैथरीन ने उसकी ओर देखा, अमीलिया ने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, जेड चाहती है कि तुम बोर्ड पर जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। कैथरीन ने बिना किसी भाव के सिर उठाया और उसकी नजर सीधी जेड की घमंडी निगाहों से टकराई। वो ठंडी आवाज में बोली, मैं सॉल्व नहीं कर सकती। फिर वो बिना परवाह किए फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। जेडर को कैथरीन का ये जवाब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सोच रही थी कि कैथरीन जरूर मंच पर जाएगी। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर एक नए छात्र के लिए थोड़ा चुनौती भरा जरूर। अगर कैथरीन जवाब नहीं दे पाती तो वो उसे सबके सामने नीचा दिखा सकती थी, और अगर दे देती तो जेडर एक अलग तरीका दिखाकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर देती। उसने हर स्थिति के लिए योजना बनाई थी, सिवाय इसके कि कैथरीन इतनी सीधे और ठंडे अंदाज में मना कर देगी। जेडर ने होठों पर एक ठंडी मुस्कान लाते हुए सोचा, ठीक है कैथरीन, जब तूने खुद को निशाने पर रख लिया है तो मैं भी तुझे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटूंगी।
वो जोर से बोली, कैथरीन, क्या तुम वही स्टूडेंट नहीं हो जिसे प्रोफेसर हार्टली ने खुद चुना था? फिर इतनी आसान प्रॉब्लम भी नहीं आती तुम्हें। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई। सबकी नजरें दोनों पर टिक गईं। हर कोई जानता था जेडा और कैथरीन के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है। कॉलेज में उनकी दुश्मनी की चर्चा आम थी, और अब लगता था जैसे असली टकराव शुरू होने वाला था। कैथरीन तो बस थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन मंच पर खड़ी वो औरत बिना रुके बकबक किए जा रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी ठंडी निगाहें जेडा पर गईं, वो निगाहें जिनमें तिरस्कार और मजाक साफ झलक रहा था। वो बोली, ऐसी बचकानी प्रॉब्लम से इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर सच में कुछ करना है तो अपने दिल दिमाग को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करो। अमीलिया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, कैथरीन सच में बहुत सेविज है। जेडा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह सबके सामने इंसल्ट करेगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धड़ाम, उसने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाई, कैथरीन, ये हद पार हो गई। अगर तुम्हें सवाल हल नहीं करना था तो ठीक है, पर उसे चाइल्डिश कहना और मुझे इंसल्ट करना, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? कैथरीन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब कैसा लगा? कमरा एक पल में सन्नाटे में डूब गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कैथरीन इतना करारा जवाब देगी। हर कोई चुपचाप सांस रोककर देखने लगा, अब आगे क्या होगा। उसी वक्त दरवाजे से आती एक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। प्रोफेसर हार्टली आ गए। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ी और उन्होंने मार्शल को टीचिंग फाइल्स के साथ अंदर आते देखा। जेडा के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई। वो सोचने लगी, परफेक्ट टाइमिंग, अब कैथरीन की असलियत सबके सामने आएगी। वो जल्दी से बोली, प्रोफेसर हार्टली, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये स्टूडेंट कैथरीन क्लास में डिसिप्लिन बिगाड़ रही है और बाकी सबका ध्यान भटका रही है। मार्शल ने कैथरीन की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, ओह, क्या ये सच है? तुमने क्लासरूम डिस्टर्ब किया? कैथरीन ने हल्का सा सिर झुकाया, आंखों में भी ठंडी ताकत लिए हुए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि सबने सुनी। आप जो चाहें वो मान लीजिए। जेडा ने मन ही मन खुशी मनाई। अब देखना मार्शल कैसे उसे डांटते हैं, उसने सोचा। वो बोली, प्रोफेसर, मैंने बस एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा था ताकि स्टूडेंट्स को परख सकूं। लेकिन कैथरीन ने न सिर्फ रिफ्यूज किया बल्कि मुझे इंसल्ट भी कर दिया। मार्शल ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। जेडा तुरंत चुप हो गई। मार्शल ने फिर बोर्ड की ओर नजर डाली। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। जेडा को लगा कि अब कैथरीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन अगले ही पल मार्शल बोले, वो सही कह रही है। पूरा कमरा स्टन रह गया। जेडा ने हैरानी से पूछा, प्रोफेसर हार्टली, आप क्या कह रहे हैं? मार्शल ने कैथरीन की ओर इशारा किया और कहा, मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। उसकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी के सामने ये सवाल वाकई चाइल्डिश है। जेडा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मार्शल कैथरीन के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कैथरीन, हम फिर मिले। क्या तुमने मेरे पिछले इनविटेशन के बारे में सोचा? क्या आप मेरी लैब ज्वाइन करना चाहोगी? क्लासरूम में एकदम हलचल मच गई। सबकी आंखें फटी रह गईं। प्रोफेसर हार्टली, स्टाइल यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर, खुद कैथरीन को अपनी लैब में बुला रहे थे, वो भी एक फ्रेशमैन को। हर कोई मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये कैथरीन है कौन? मार्शल ने और आगे कहा, इस बार मना मत करना, हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, ये डिटेल्स देख लो, मुझे लगता है तुम्हें इंटरेस्ट होगा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट उसकी ओर बढ़ाया। तभी सबको पता चला कि मार्शल ने पहले भी कैथरीन को इन्वाइट किया था और उसने मना कर दिया था। जेडा के लिए ये बात किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। जिस मौके के लिए वो तरसती रही, कैथरीन ने उसे ठुकरा दिया था। अब सबकी नजरें कैथरीन पर थीं। क्या वो दूसरी बार भी नो कहेगी? अगर हाँ, तो पूरा स्टाइल यूनिवर्सिटी हिल जाएगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई प्रोफेसर हार्टली जैसे इंसान को 2 बार ठुकरा सकता है। कैथरीन ने मार्शल द्वारा दिए गए पेपर्स पर एक नजर डाली और पाया कि जिस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट की बात हो रही थी वो कैथरीन उसकी मदद जरूर कर रही थी, लेकिन वो खुद लैब में मौजूद नहीं थी। उसे सिर्फ रॉज के फीडबैक के आधार पर करना पड़ता था, जिससे प्रोग्रेस बहुत धीमी हो गई थी। अगर वो स्टाइल यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती तो वो पूरे एक्सपेरिमेंट को अपनी आंखों से देख सकती थी और इससे रॉज की मदद और भी बेहतर तरीके से कर पाती। उसने बिना ज्यादा सोचे कहा, आई मीन, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन उनमें जो दृढ़ता थी उसने मार्शल को बेहद खुश कर दिया। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि कैथरीन इस फील्ड की बॉर्न जीनियस है। अगर उसकी जैसी प्रतिभा लैब में आ जाए तो ये प्रोजेक्ट नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। पिछले 2 सालों से मार्शल की लैब एक ठहराव पर थी। कितनी कोशिशों के बाद भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, लेकिन जिस दिन बोटानिकल गार्डन में कैथरीन ने उसकी कैलकुलेशन की गलती एक नज़र में पकड़ ली थी, उसी पर उसे लगा था, यही है मेरी उम्मीद। कैथरीन वही थी जो उसकी रिसर्च को नई दिशा दे सकती थी। लेकिन कैथरीन ने एक शर्त रखी, मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए। अमीलिया ने उसे देखा और मन ही मन सोचने लगी, कैथरीन वाकई कमाल है, प्रोफेसर हार्टली के सामने भी अपने टर्म्स रख रही है। सच में एक डे वो स्टाइल यूनिवर्सिटी की लेजेंड बनेगी। मार्शल मुस्कुराया, उसके चेहरे पर वो रेयर सैटिस्फैक्शन दिखी। वो जानता था कैथरीन इस प्रोजेक्ट की वैल्यू समझती है। यही तो असली टेस्ट था और कैथरीन ने वो पास कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम, मार्शल ने बिना झिझक के हामी भर दी। क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लैब दिखाने ले चलता हूँ, उसने कहा। मार्शल वापस पोडियम पर पहुंचा तो जेडा उसके पास आए। प्रोफेसर हार्टली, शैल वी स्टार्ट द क्लास, उसने पूछा। मार्शल ने ठंडे स्वर में कहा, लेट्स बिगिन। अभी कुछ पल पहले जो वार्मथ कैथरीन के लिए थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जेडा खुद को एक जोकर जैसा महसूस करने लगी। पूरे क्लास की नजरें उस पर थी और वो अंदर ही अंदर जल रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कैथरीन में ऐसा क्या खास है, क्यों मार्शल उसके लिए इतना सॉफ्ट है। उसने न सिर्फ कैथरीन को लैब में इनवाइट किया बल्कि अब तो सबसे वैल्यूएबल प्रोजेक्ट भी उसी को दे दिया था। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी स्टाइल यूनिवर्सिटी को सैल्यूट करेगी। और मार्शल ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को दे दी थी जिसने अभी तक अपनी किताबें भी प्रॉपर्ली नहीं खोली। जेडर का गुस्सा और जलन उसे अंदर से खा रही थी। पहले वो सोच रही थी कि थोड़ा सब्र करेगी, लेकिन अब वो इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे कैथरीन को गिराना ही था और वो उसे हर हाल में उसकी अकड़ का दाम चुकवाएगी। क्लास खत्म होते ही मार्शल ने शॉर्ट अनाउंसमेंट दी, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वो स्टूडेंट्स की टाइम का हमेशा ध्यान रखता था, लेकिन स्टाइल यूनिवर्सिटी का मशहूर प्रोफेसर होने के कारण उसके लिए क्लास से निकलना आसान नहीं था। सबके पास सवाल थे, डिस्कशंस थे, क्यूरियोसिटी थी। मार्शल उन सबके बीच फंस गया। तभी कैथरीन उठी तो उसने तुरंत आवाज लगाई, कैथरीन, वेट अ मोमेंट, आफ्टर दिस आई टेक यू टू द लैब। सारे स्टूडेंट्स की निगाहें कैथरीन की ओर मुड़ गईं। हर किसी के मन में एक ही बात थी, प्रोफेसर हार्टली की फेवरेट है कैथरीन, कितनी लकी है वो। कैथरीन ने किताब हाथ में ली, मार्शल की आवाज सुनी और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। अमीलिया भी उसके साथ बैठ गई। कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम जा नहीं रही? अमीलिया ने शरारती अंदाज में कहा, कैथरीन, क्या मैं तुम्हारे साथ लैब देख सकती हूँ? पता है, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर हार्टली की लैब देखना किसी ड्रीम से कम नहीं। कैथरीन उसकी एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखकर हंस दी। ओके, उसने सिंपल सा कहा। अमीलिया की आंखें फैल गईं, उसे लगा था कि उसे बहुत मनाना पड़ेगा, लेकिन कैथरीन ने तुरंत हाँ कह दी। सच में? उसने हैरान होकर पूछा। कैथरीन ने कंधे उचकाए, चेहरे पर वही यूजुअल कामनेस थी। जाना है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, अमीलिया ने जल्दी से सिर हिलाया। तो चलो, कैथरीन ने सॉफ्टली कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक कॉन्फिडेंट अथॉरिटी थी। अमीलिया को पूरा यकीन था, कैथरीन जो कहती है वो करती है। करीब 10 मिनट बाद मार्शल किसी तरह स्टूडेंट्स के सवालों से बचकर कैथरीन के पास पहुंचा। कैथरीन, लेट्स गो। कैथरीन उठी और उसके साथ अमीलिया भी। वो मार्शल को बताना चाहती थी कि वो भी साथ जा रही है, लेकिन कैथरीन ने नजरों से उसे रोका और अमीलिया चुपचाप उसके साथ चल दी। तीनों स्टाइल यूनिवर्सिटी के सबसे रहस्यमय स्थान उस टॉप क्लास लैबोरेटरी की ओर बढ़े। वो लैब पूरी तरह मार्शल की थी, जो उसे खुद यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ने उसकी ब्रिलियंस के सम्मान में दी थी। अंदर जाने के लिए कई लेवल्स की सिक्योरिटी और पासवर्ड चेक्स थे। हर चेक पॉइंट पर मार्शल कैथरीन को एक्सेस कोड्स और प्रोसेस समझा रहा था। अमीलिया की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। वो धीरे से बोली, प्रोफेसर हार्टली, जब आप ये पासवर्ड्स बता रहे हैं तो क्या मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? मतलब, ये कॉन्फिडेंशियल है ना? मार्शल ने उसे देखकर पूछा, क्यों हटना चाहिए? अगर तुम्हें पासवर्ड्स नहीं पता होंगे तो फ्यूचर में अंदर कैसे आओगी? अमीलिया चौंक गए, फ्यूचर में? मतलब, मैं भी लैब के अंदर जा सकती हूँ? मार्शल ने बाहें उठाई, क्या तुम कैथरीन की असिस्टेंट नहीं हो? तो उसके साथ लैब में नहीं आओगी? अमीलिया हक्का बक्का रह गई। उसने कैथरीन की ओर देखा, असिस्टेंट? कब बनी वो उसकी असिस्टेंट? कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, प्रोफेसर की बात ध्यान से सुनो, बाकी बातें बाद में समझाऊंगी। अमीलिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। वो जानती थी कैथरीन ने उसके लिए ये मौका हासिल किया है। अब उसे मेहनत करनी होगी ताकि कैथरीन का भरोसा कभी न टूटे। लगभग 1 घंटे बाद मार्शल ने आखिरकार कैथरीन और उसकी टीम को लैब का पूरा टूर करवाया। रुकते हुए उसने कैथरीन की तरफ दिलचस्पी से देखा और पूछा, तो बताओ, कैसा लगा? मार्शल के सवाल पर कैथरीन ने सीधी, ईमानदार आवाज में जवाब दिया, ग्रेट। मार्शल ने फिर पूछा, कुछ ऐसा नोटिस किया जो सुधारा जा सके? कोई ऐसी चीज जो और बेहतर की जा सके? उनके अलावा वहाँ कुछ और लोग भी थे, मार्शल के पुराने छात्र, जो अब लैब के स्थायी मेंबर बन चुके थे। कई सालों से वो मार्शल के साथ थे, लेकिन आज तक उन्होंने प्रोफेसर को किसी से इतनी विनम्रता और अपनापन दिखाते नहीं देखा था। सबके मन में बस एक ही ख्याल आया, वाह, ये लड़की वाकई कुछ खास है। कैथरीन ने इधर उधर देखा और सामने रखी मशीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है ये डिवाइसेस थोड़ी पुरानी हो गई हैं। अगर हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो शायद हमें और एडवांस मशीनों की जरूरत होगी। उसकी बात सुनते ही मशीन चला रहा एक लड़का चिढ़ गया और बिना झिझक बोला, देखो, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो यूं ही बातें मत करो। ये इस वक्त देश की सबसे एडवांस मशीन है जिसकी एक्यूरेसी 20 नैनोमीटर्स तक है। पता है इसका मतलब क्या होता है? उसका लहजा कड़ा था और स्पष्ट था कि उसे कैथरीन की बात पसंद नहीं आई। मार्शल वही खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। वो जानता था कि उसने कैथरीन को उसकी काबिलियत देखकर चुना है, अब उसे खुद सबको साबित करना होगा कि वो इस लैब के लायक है या नहीं। कठोर सवालों के बावजूद कैथरीन बिल्कुल शांत और संयमित रही। 20 नैनोमीटर्स बहुत एडवांस है, मैं मानती हूँ, उसने नरमी से कहा, लेकिन हमारा अगला प्रोजेक्ट उस विषय पर है जिसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अगर हमें दुनिया से आगे रहना है तो हमारा इक्विपमेंट भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। ऑल्टन की मशीनें पहले से ही 7 नैनोमीटर्स तक पहुंच चुकी है, ऐसे में हम 20 नैनोमीटर्स वाली मशीनों से कैसे मुकाबला करेंगे? उसकी नर्म आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि हर शब्द हवा में गूंज गया, जैसे किसी ने सबके दिलों पर हथौड़ा मार दिया हो। उस लड़के के चेहरे पर अब बोलती बंद थी। कैथरीन ने शांत स्वर में बात जारी रखी, ऑल्टन की मशीनें 7 नैनोमीटर्स की हैं, ये पब्लिक डेटा है। मैंने आबॉट लैबोरेटरी में 5 नैनोमीटर्स की मशीनें देखी हैं। अगर आबॉट ही कर सकता है तो ऑल्टन भी कर सकता है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मार्शल तक हैरान रह गया। वो कैथरीन की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला, तुम आबॉट लैबोरेटरी गई हो? कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
ये अमीलिया ने गौर किया कि कैथरीन के इतना कहते ही सबके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो सोचने लगी, आखिर एक ऐसी लैब है जिसके नाम पर सब इतने प्रभावित हो गए। मार्शल के चेहरे पर जोश और उत्साह साफ झलक रहा था। 5 नैनोमीटर्स, यानी हम उनसे 4 गुना पीछे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कैथरीन, अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर आगे बढ़ना है तो हमें अपने हार्डवेयर में अपग्रेड जरूरी है। उसने तुरंत कहा, कैथरीन ये जानकारी बहुत कीमती है। मैं तुरंत अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करूंगा ताकि लैब के हार्डवेयर कंडीशंस को बेहतर बनाया जा सके। टूर खत्म होने के बाद कैथरीन ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो अब निकलना चाहती है। मार्शल ने उसे नहीं रोका, बस मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन क्लास के बाद लैब आना ताकि तुम सबके साथ ऑपरेशन सिस्टम से परिचित हो सको। लैब से निकलने के बाद अमीलिया ने कैथरीन को कुछ खाने चलने का सुझाव दिया, लेकिन कैथरीन का मन नहीं था। वो बस कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती थी। ब्रैंडन शाम तक लौटने वाला था और कैथरीन चाहती थी कि उसके बनाए खाने के लिए जगह बची रही, जो कैंटीन के खाने से कहीं बेहतर था। दोनों जल्दी जल्दी हॉस्टल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंची, अमीलिया ने अचानक कैथरीन का हाथ पकड़ लिया और सामने इशारा करते हुए बोली, देखो वो वहाँ। कैथरीन ने नजर उठाई और सामने वही शख्स था जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो तो शाम को आने वाला था, अब दोपहर में ही कैसे आ गया, उसने मन ही मन सोचा। ब्रैंडन ने भी जैसे उसके आने की आहट महसूस कर ली हो। उनकी नजरें मिलते ही वो उसकी ओर बढ़ा। कैथरीन आगे बढ़ी और ब्रैंडन भी उसी की तरफ चला। पास आते ही ब्रैंडन ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम तो शाम को आने वाले थे ना? ब्रैंडन की आंखों में शरारती मुस्कान थी। क्या इसे मैं तुम्हारी क्या समझूं? कैथरीन ने हल्के से भौं उठाए और चैलेंजिंग लहजे में कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो हाँ समझ लो। उसकी ये बात सुनकर ब्रैंडन के चेहरे पर खुशी फैल गई। सारी थकान पल भर में गायब हो गई। काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा जल्दी लौट आऊं, उसने सहजता से कहा। अगर पैक्सटन ये सुन लेता तो शायद वही बेहोश हो जाता, क्योंकि जल्दी लौटने के लिए उन्होंने पूरा रास्ता बिना ब्रेक के तय किया था, यहाँ तक कि बाथरूम जाने का वक्त भी नहीं लिया। वो दोनों स्टाई यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट लौट आए। कैथरीन हमेशा की तरह सोफे पर लेट गई और ब्रैंडन ने फल काट कर रख दिए। कैथरीन मोबाइल पर गेम खेल रही थी जबकि ब्रैंडन लैपटॉप पर काम कर रहा था। बीच बीच में दोनों एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करते, जैसे कोई आम कपल जो अपने दिन के काम के बाद घर लौटकर सुकून से वक्त बिता रहा हो। कुछ देर बाद कैथरीन ने गेम खत्म किया, मोबाइल रखा और ब्रैंडन की बांह थामकर बैठ गई। मैं आज प्रोफेसर हार्टली की लैब देखने गई थी। ब्रैंडन ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। क्या तुम मार्शल की लैब में शामिल हो गई? ओह, कैथरीन ने सिर हिलाया। उनका प्रोजेक्ट आबॉट लैब वाले प्रोजेक्ट से काफी मिलता जुलता है। वहां जाना मेरे लिए अभी आसान नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ स्टाई यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च कर लेती हूँ, तेजी से काम होगा। ब्रैंडन ने तुरंत हामी भर दी। शो, तुम जो भी फैसला करोगी मैं साथ हूँ। लेकिन आबॉट लैबोरेटरी का नाम सुनकर उसे कुछ याद आया। डंकन परिवार का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बेहद मजबूत था और उन्हें कई गुप्त खबरें पहले ही मिल जाती थी। कल ही ब्रैंडन को कैथरीन से जुड़ी एक खबर मिली थी। उसने पूछा, क्या तुम हाल में ज़ोबा से बात कर रही हो? कैथरीन चौंक गई। नहीं। क्यों, क्या हुआ उसे? ब्रैंडन ने गंभीर स्वर में कहा। पक्का तो नहीं, लेकिन लगता है वो किसी मुसीबत में है। ये सुनते ही कैथरीन फौरन खड़ी हो गई। मुझे कॉल करनी होगी। वो जानती थी अगर डंकन परिवार की जानकारी है तो बात जरूर गंभीर होगी। ज़ोबा थोड़ी हैरान रह गई जब उसे कैथरीन का कॉल आया। कैथरीन, क्या तुम कोई माइंड रीडर हो? तुम्हें कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? फोन पर ज़ोबा की एक्साइटेड आवाज सुनकर कैथरीन ने हल्का सा आंखें घुमाई। बात पे आओ, उसने ठंडे लहजे में कहा। ज़ोबा ने तुरंत खुद को संभाला और आज्ञाकारी अंदाज में बोली, कैथरीन, हमें सच में थोड़ी दिक्कत हो गई है। हमें कुछ दुश्मनों ने घेर लिया। मैं और विदौल अभी उनसे भाग रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, पर ऐसा लग रहा है कि किसी को पहले ही हमारी जानकारी मिल गई थी और उन्होंने हमें एम्बुश कर लिया। ज़ोबा की बात सुनकर कैथरीन की नजरें गहरी हो गईं और उसकी आवाज़ और ठंडी पड़ गई। ठीक है, मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। इस मौके की जानकारी सिर्फ हैकर अलायंस के सदस्यों को थी। ज़ोबा और विदौल उसके सबसे भरोसेमंद लोग थे, इतने सावधान कि उनसे ऐसी गलती होना नामुमकिन था। सिर्फ एक वजह हो सकती थी, वो बहुत दिनों से दूर थी और अब कुछ लोग बेचैन होकर बगावत की सोच रहे थे। ज़ोबा और विदौल को निकालना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था ये तय करना कि किसे भेजा जाए। अगर हैकर अलायंस के लोग भेजे जाते तो बात खुल सकती थी। दुश्मन छिपे थे और वो सामने। जरा सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती थी। काफी सोच विचार के बाद कैथरीन को ब्रैंडन याद आया। वो फोन रखकर लिविंग रूम में लौट आए। ब्रैंडन अब भी सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। सब सेट हो गया। कैथरीन ने सिर हिलाया और सीधी बात कही, मुझे तुम्हारे 2 लोग चाहिए। ब्रैंडन ने बिना सोचे जवाब दिया, फ्रांसिस और कार्लो चले जाएंगे। उसे पता था कि अगर वो ब्रैंडन नहीं चाहता था कि वो कहीं जाए। कैथरीन ने बिना आपत्ति के सिर हिलाया। वो जानती थी फ्रांसिस और कार्लो दोनों को, उन्हें उसने खुद स्कॉर्पियन आइलैंड पर ट्रेन किया था। अगर उसने अभी अभी मार्शल से एक्सपेरिमेंट का वादा न किया होता तो वो खुद चली जाती ज़ोबा और विदौल को लाने। मैंने कोऑर्डिनेट्स भेज दिए हैं, बस उन्हें सुरक्षित वापस लाना, उसने कहा। ब्रैंडन ने वो कोऑर्डिनेट्स फ्रांसिस को भेजे और उसे कार्लो के साथ जाने का आदेश दिया। सब तय हो जाने के बाद कैथरीन ने इशारा किया। ब्रैंडन ने तुरंत समझ लिया और उसे आराम से लेटने में मदद की। कैथरीन ने पोजीशन ठीक की और आराम से लेट गई। ब्रैंडन ने उसके गाल पर हल्के से उंगलियां फेरी और धीमे से कहा, इस वीकेंड एक बैंक्वेट है, साथ चलोगी?
कैथरीन ने आंखें उठाई और ब्रैंडन को देर तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, ओके। इतने समय से जानने के बाद भी ब्रैंडन ने कभी उसे किसी बैंक्वेट में बुलाया नहीं था। पैक्सटन तो एक बार शिकायत करने आया था, कह रहा था ब्रैंडन अब हर वक्त कैथरीन के पास रहता है और खुद सारे सोशल प्रोग्राम्स मना कर देता है, जिसकी वजह से कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हर इवेंट में अकेला जाता है और हर दिन बड़बड़ाता रहता है। कैथरीन ने सोचा जरूर कोई खास वजह होगी जो उसने अचानक मुझे साथ चलने को कहा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और बस मान गई। ब्रैंडन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लाता हूँ। कैथरीन ने सिर हिलाया, फोन निकाला और आराम से रिक्लाइनर पर टिककर गेम्स खेलने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में इस साल लियाना फाइनेंस फील्ड की सबसे ब्रिलियंट फ्रेशमैन थी और ब्रायन उसके बराबर था। यूनिवर्सिटी फोरम ने दोनों को सबसे फोटोजेनिक कपल चुना था। जब ब्रायन को ये पता चला तो रैंकिंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई कीड़ा निगल लिया हो। आज पूरी डिपार्टमेंट एक एक्टिविटी कर रही थी। ब्रायन के रूममेट ने जब लियाना को देखा तो दम रह गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, ब्रायन, मैंने सुना तुम और लियाना एक ही स्कूल में थे और सेम क्लास में भी, तो क्या तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो? फ्यूचर में कुछ हो सकता है क्या? ब्रायन ने ठंडेपन से नाक से सांस छोड़ी। थैंक्स, पर मुझे इस तरह की लड़की के साथ मत जोड़ो। गालियां सुन लूंगा पर इतनी बेइज्जती नहीं। आमतौर पर चुप रहने वाले ब्रायन की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, ब्रायन? ब्रायन ने लियाना की तरफ देखा और बोला, मतलब समझ जाओगे बाद में, और नैरो माइंडेड मत बनो, दुनिया देखो। लियाना से भी कहीं ज्यादा बेहतर लोग हैं बाहर। लियाना से ज्यादा, उसका रूममेट अविश्वास से बोला, क्योंकि लियाना तो सच में बहुत इंप्रेसिव थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में एडमिशन ही एक बड़ी बात थी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पर सिर्फ कुछ ही चुने जाते हैं, और लियाना न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि लुक्स में भी टॉप थी। वो एक रिच फैमिली की बेटी थी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग सब में निपुण थी। पर ब्रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हें मेरी बॉस कैथरीन के बारे में बताऊं? 3 लियाना मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो प्योर साइंस जीनियस है। स्टाइल यूनिवर्सिटी में स्पेशल एडमिशन मिला था उसे। ब्रायन की ये बात सुनकर सब दंग रह गए। सच में इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? ब्रायन बोला, क्यों झूठ बोलूंगा? कैथरीन और लियाना में जमीन आसमान का फर्क है। एक आसमान में है, दूसरी जमीन पर कोई कंपैरिजन ही नहीं। उसे पता नहीं था कि ये कहते वक्त लियाना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो उसकी हर बात सुन चुकी थी। उसके रूममेट ने हल्के से ब्रायन का स्लीव खींचा। ब्रायन ने पलटकर देखा, लियाना का चेहरा काला पड़ चुका था। ब्रायन ने कंधे उचकाए, उसे फर्क नहीं पड़ा। वो पहले से ही लियाना से चिढ़ा हुआ था। ये लड़की सोचती है कि कैथरीन से खून का रिश्ता है तो उससे मुकाबला कर सकती है। अब उसे मेरी बात भी बुरी लग रही है। ब्रायन ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, क्या हुआ, अब सच बोलने की भी मनाही है क्या? लियाना उसे घूर रही थी, उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। वो सोच रही थी कि कैथरीन से दूर रहकर उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, पर नहीं, कैथरीन फिर भी उसके सिर पर थी। वो कैथरीन से नफरत करती थी, उसकी मौजूदगी से, उसके नाम से, उसके हर उस पल से जब वो कैथरीन से कंपेयर होती थी। कैथरीन एक सच्ची मुसीबत है, उसने मन ही मन कहा। लियाना की नजरें ब्रायन पर टिकी थी, ऐसी नजरें जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही जला दे। माहौल इतना भारी था कि वहां मौजूद हर कोई खामोश हो गया। कुछ सेकंड बाद लियाना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। ब्रायन डंकन कॉर्पोरेशन का असली उत्तराधिकारी था, जबकि वो इस वक्त कुछ भी नहीं थी। वो जानती थी ब्रायन से टकराने की उसकी हैसियत नहीं है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लियाना गुस्से में वहां से निकल गई और उसके जाते ही फुसफुसाहटें शुरू हो गई। अरे, मैंने तो लियाना को पहले ब्रायन के बारे में किसी क्लासमेट से बड़ी खुश होकर बात करते देखा था, लगा दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर अब तो लगता है वो बस दिखावा कर रही थी। हाँ, ब्रायन के चेहरे की नफरत तो देखो, साफ पता चलता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लियाना के जाते ही ज़ेन, जो अब तक उसे दूर से फॉलो कर रहा था, उसके पीछे दौड़ा। वो भी उसी की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का फ्रेशमैन था। काफी देर दौड़ने के बाद आखिरकार उसने उसे पकड़ ही लिया। लियाना, प्लीज रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हारा मूड खराब है, पर देखो, मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूँ ना। लियाना अचानक रुक गई, उसकी आंखें भर आईं। ज़ेन, क्या मैं इतनी बेकार हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे नीचा दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे ग्रेड्स थोड़े कम हैं। उसकी टूटती हुई आवाज़ सुनकर ज़ेन का दिल बैठ गया। उसे लगा ब्रायन ने लियाना को सिर्फ इसलिए इंसल्ट किया क्योंकि उसके ग्रेड्स उससे बेहतर थे। लियाना, ऐसा मत सोचो, ज़ेन ने नर्म आवाज़ में कहा। तुम बहुत अच्छी हो। ब्रायन बस अपने फैमिली बैकग्राउंड पर घमंड करता है, तुम्हें उसकी बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं। ज़ेन ने दिमाग पर जोर दिया कि कुछ ऐसा बोले जिससे लियाना का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। फिर अचानक बोला, लियाना, इस वीकेंड एक फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुम्हारे फेवरेट फाइनेंस गुरु प्रोफेसर एडवर्ड एंडरसन वहां आने वाले हैं, क्यों ना हम साथ चलें? लियाना की आंखें चमक उठी। प्रोफेसर एडवर्ड एंडरसन की कॉन्फ्रेंस? पर वो तो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होती है, हम वहां कैसे जा सकते हैं? ज़ेन ने गर्व से सीना ठोकते हुए कहा। वरी मत करो, मेरे पास तरीका है, बस मुझ पर भरोसा रखो। ज़ेन, यू ऑसम। लियाना मुस्कुराए और उसकी मुस्कान में मिठास बढ़ती चली गई। ज़ेन फेस ऑफ फैमिली से था, लॉक्सटन की एक मशहूर फैमिली। लियाना ने उसके बारे में पहले से पता किया हुआ था। हालांकि ज़ेन उस परिवार का लेजिटिमेट सोन नहीं था, पर अफवाह थी कि असली बेटे ने अपनी जिंदगी गेम्स में बर्बाद कर दी थी और फैमिली ने उसे ए के तौर पर छोड़ दिया था। इसलिए ज़ेन को ही परिवार में ज्यादा महत्व मिलने लगा था।
वो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस लियाना के लिए एक सपना थी। वो हमेशा वहां जाना चाहती थी, पर स्वान फैमिली का सपोर्ट होने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो सोच रही थी कि जेन से मदद कैसे मांगे, और तभी जेन खुद सामने आ गया। अब वो कॉन्फ्रेंस में जाकर किसी भी तरह प्रोफेसर एडवर्ड एंडरसन से मिलना चाहती थी। एडवर्ड भले एक प्रोफेसर थे, पर उनके पीछे एक ऐसा विशाल फाइनेंशियल किंग्लोमरेट था जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। लियाना के मन में एक ठंडी मुस्कान आई। अगर मैं एडवर्ड का सपोर्ट पा लूं, तो वो कैथरीन खुद ही मेरे रास्ते से हट जाएगी। इस सोच के साथ उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पल झपकते ही वीकेंड आ गया। कैथरीन दोपहर तक सोई रही, जबकि अमीलिया पूरी तरह तैयार खड़ी थी। सुपर कैथरीन, जाग गई तुम? परफेक्ट, चलो हमारे साथ शॉपिंग चलते हैं, बस मैं और बेला। कैथरीन अभी नींदी सी बोली। तुम लोग चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ऑल राइट देन, अमीलिया ने कहा और इजाबेला को खींचकर डॉम से बाहर ले गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, डॉम में सन्नाटा छा गया। कैथरीन ने धीरे से उठकर खुद को तैयार किया, पास पड़ी बेसबॉल कैप उठाए और बाहर निकल गई। कैंपस गेट पर पहुंचते ही उसने देखा ब्रैंडन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कैथरीन कार में बैठी और उसकी नजर एग्जॉस्ट पाइप पर पड़ी। वो समझ गई कि ब्रैंडन वहां काफी देर से था। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम पहले पहुंच गए? ब्रैंडन ने सीट कुशन ठीक करते हुए कहा। तुम थोड़ा और सो लेती। कोई बात नहीं, मैं तो कार में भी काम कर सकता हूँ। ड्राइवर सीट पर बैठा पैक्सटन कुछ बोला नहीं, पर मन ही मन सोच रहा था, भाई ये सुबह 7 बजे से पार्क्ड है, 5 घंटे से लैपटॉप चला रहे हैं और बोलते हैं सेम थिंग। क्या ही प्यार है। कैथरीन आराम से बैठी और कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ देर बाद काली बेंटली लॉक्सटन के सबसे बड़े प्राइवेट स्टाइलिंग स्टूडियो के सामने रुक गई। पैक्सटन ने दरवाजा खोला, ब्रैंडन उतरा, फिर दूसरी ओर जाकर खुद कैथरीन के लिए दूर खोला और उसका हाथ थाम लिया। कैथरीन ने ऊपर देखा, बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ा और भौहें सिकोड़ ली। तुम मुझे मेकओवर के लिए लाए हो? ब्रैंडन हंस पड़ा। उसकी गहरी आंखें उस वक्त आसमान के तारों जैसी चमक रही थी। उसने उसका हाथ धीरे से दबाया और कहा, बस अंदर चलते हैं, अगर कुछ पसंद आए तो ले लो, नहीं तो वापस चलेंगे। कैथरीन ने ज्यादा सोचा नहीं, वो अंदर चली गई। अंदर अजीब सी शांति थी, सिर्फ शॉप ओनर और मैनेजर ही बाहर आए उनका स्वागत करने। बाकी सबको पैक्सटन ने बाहर रोक दिया। ओनर ब्रैंडन को अच्छी तरह जानता था। ब्रैंडन डंकन, यंग, हैंडसम, रिच और एक ग्लोबल कंपनी का हेड। अगर मैं इन्हें न पहचानूं तो मैं इस बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, उसने मन में सोचा। पर फिर उसकी नजर कैथरीन पर गई। ये लड़की कुछ अजीब लग रही है। कैथरीन ने अपना चेहरा पूरी तरह कैप से ढका हुआ था। ढीली टी शर्ट, बैगी स्वेट पैंट्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, न कि ब्रैंडन डंकन की साथी। ओनर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर धीरे से बोला, मिस्टर डंकन, क्या ये लेडी स्टाइलिंग के लिए आए हैं? ब्रैंडन ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, मेरी फियोंसी कैथरीन स्वान। ओनर के मुंह से एक पल को आवाज ही नहीं निकली। वो दंग रह गया। फौरन उसकी निगाहें बदल गई, अब उनमें सम्मान था। मिस स्वान, आगे हमारा ड्रेस सेक्शन है, आप खुद चुनना चाहेंगी या हम सजेस्ट करें? कैथरीन बिना कुछ बोले ड्रेस सेक्शन की तरफ चली गई। उसने एक नजर मारी और उसकी नजर कोने में रखे एक ब्लैक ड्रेस पर ठहर गई। उसने उंगली से इशारा किया, मैं ये ट्राई करूंगी। ओनर कुछ पल के लिए सन रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कैथरीन उसी ड्रेस की तरफ इशारा करेगी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, ओह नहीं, अब तो मामला इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैथरीन ने उसकी हल्की सी झिझक महसूस की और साइड से उसकी ओर देखा। पैक्सटन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? दुकान के मालिक के चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन वो अपने भाव छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया, कोई दिक्कत नहीं सर, ये ड्रेस एक टॉप डिजाइनर की कृति है। इस साल की फैशन वीक में ये उनकी फाइनल मास्टरपीस थी। दर्जनों हुनरमंद कारीगरों ने इसे बड़ी बारीकी से तैयार किया है। मैं इसे अभी निकालता हूँ, आप देखिए मिस स्वान को पहनकर ये कैसी लगती है। कैथरीन को उस दुकानदार की तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस लगा कि ये ड्रेस बाकी ड्रेसों से ज्यादा सिंपल है, पर फिर भी सबसे अलग और सबसे आरामदायक। जब स्टाफ ने ड्रेस हैंगर पर टांगी तो उन्होंने विनम्रता से कैथरीन को ट्रायल रूम में जाने का इशारा किया। कैथरीन ने आराम से अपने सिर की पीक कैप उतारी और उसके बाल, जो समुद्री शैवाल की तरह चमक रहे थे, कंधों पर गिर गए। दुकानदार ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो सन रह गया। हे भगवान, ये लड़की तो कमाल की खूबसूरत है। उसके दिमाग में वही पुरानी कहावत घूम गई, खूबसूरती हड्डियों में होती है, सिर्फ चेहरे पर नहीं। फैशन इंडस्ट्री में सालों से रहने के बाद वो एक नज़र में पहचान सकता था, कैथरीन सिर्फ ऊपर से खूबसूरत नहीं थी, उसकी हड्डियों की बनावट तक परफेक्ट थी। ऐसी सुंदरता तो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है, उसने सोचा। कैथरीन ने कैप उतारकर बड़े कूल अंदाज में उसे ब्रैंडन की तरफ फेंक दिया। ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाकर उसे बड़ी नरमी से पकड़ लिया। ये देखकर दुकानदार की तो धड़कनें तेज हो गईं। उसका ये स्टोर लॉक्सटन का सबसे मशहूर लग्जरी बुटीक था, जहां हर साल न जाने कितने वीआईपी आते थे। उसने कई अमीर और रॉयल लोगों को देखा था, पर उनकी फीमेल पार्टनर्स हमेशा बहुत सौम्य रहती थी, हर छोटी चीज पर राय लेती, इस डर से कि उनकी मर्द नाराज न हो जाएं। लेकिन मिस्टर डंकन की मंगेतर तो कुछ ज्यादा ही बेफिक्र लग रही हैं, उन्होंने तो कैप ही फेंक दी। उन्हें डर नहीं कि मिस्टर डंकन को बुरा लगेगा, दुकानदार ने मन में सोचा। उसने पीछे देखा तो ब्रैंडन मुस्कुरा रहा था, कैप से खेलते हुए। तभी उसे समझ आया, अच्छा ये वही हिम्मत है जो सिर्फ उसी को मिलती है, जिसे कोई सच्चे दिल से चाहता है। ब्रैंडन के रिएक्शन से साफ था, वो लड़की उसकी जान थी। कुछ ही देर में कैथरीन ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो हैरान रह गई, ड्रेस जैसे उसके लिए ही बनी थी। जैसे ही वो बाहर निकली, हर नजर उसी पर टिक गई।
बिना मेकअप, बिना हेयर स्टाइल, फिर भी उसके अंदर से एक अजीब सी रॉयल एलिगेंस झलक रही थी। वो एक शालीन, खूबसूरत ब्लैक स्वॉन लग रही थी। दुकानदार के मुंह से अनायास निकला, ओ माय गॉड, ये तो कमाल है मिस स्वॉन। आप ही वो इंसान है जो इस ड्रेस को पहनने के काबिल है। जानती हैं, मैं डरा हुआ था क्योंकि इस ड्रेस को दुनिया के सबसे मशहूर डिजाइनर ने बनाया है। उसने इसे दुनिया के परफेक्ट बॉडी रेशियो के हिसाब से डिजाइन किया था। बहुत सी महिलाओं ने इसे ट्राई किया, लेकिन किसी पर फिट नहीं हुई। और अब लगता है इसका असली मालिक मिल गया। असल में जब कैथरीन ने ये ड्रेस चुनी थी, तभी दुकानदार के मन में डर था, अगर ये फिट नहीं हुई तो मुसीबत हो सकती थी। पर जब उसने कैथरीन को देखा तो समझ गया, ये ड्रेस जैसे उसी के लिए बनी थी। वो आगे बढ़ा और बोला, मिस वॉन, हमारे पास लॉक्सटन की सबसे मशहूर स्टाइलिस्ट है, वो आपको तैयार कर दें। कैथरीन ने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं, बस मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं खुद मेकअप कर सकूं। बिल्कुल, इस तरफ आइए, दुकानदार ने आदर से रास्ता दिखाया। कैथरीन आगे बढ़ी तो ब्रैंडन, जो अब तक जैसे होश में नहीं था, पीछे पीछे चल पड़ा। उसे हमेशा पता था कि कैथरीन खूबसूरत है, लेकिन आज वो तो बिल्कुल ब्रेथटेकिंग लग रही थी। वो उसके साथ साथ चलने लगा और बेख्याली में उसका हाथ थाम लिया। मेकअप रूम में दीवार भर कॉस्मेटिक्स रखे थे। कैथरीन ने उन्हें देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। स्टाइलिस्ट ने उसकी पसंद समझते हुए कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स चुने। कैथरीन ने बस थोड़ा फेस पाउडर लगाया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, और वही खत्म किया। दूसरों की तरह भारी मेकअप नहीं, उसका चेहरा ताजगी से भरा था, मासूम और चमकदार। वो इतनी नेचुरल लगी कि सांस थम जाए। ब्रैंडन एकटक उसे देखता रहा, जैसे पल झुक गया हो उसके सामने। ऑलराइट, कैथरीन ने धीरे से कहा और मेकअप रख दिया। दुकानदार तुरंत कुछ जूतों की पंक्ति लेकर आया। मिस वॉन, बताइए कौन सा पसंद है। कैथरीन कुछ बोलती, उससे पहले ब्रैंडन झुक गया। उसने अलग अलग जूते देखे, हर एक चमकदार, हर एक सुंदर, पर उसने बाकी छोड़कर एक सिंपल सिल्वर शूज की जोड़ी चुनी। न ज्यादा ऊंची हील, न कोई चमक दमक, बस आरामदायक लैम्बस्किन जूते हाथ में लेकर उसने कैथरीन से पूछा, ये चलेगा। कैथरीन मुस्कुरा दी, परफेक्ट। उसे हमेशा पता था, आराम खूबसूरती से ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही वो बोली, स्टाफ झुककर जूते पहनाने लगा, पर ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। नर्म आवाज में कहा, आई गॉट दिस। फिर वो खुद झुक गया और बड़ी कोमलता से कैथरीन का पैर उठाकर जूते पहनाए। पूरा हॉल सन्न था, लोगों के मुंह वैसे खुले जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। सिर्फ पैक्सटन शांत खड़ा था, क्योंकि उसे पता था, अपने बॉस का ये रूप सिर्फ कैथरीन के लिए था। जब कैथरीन बैंक्वेट वेन्यू पर पहुंची, तब जाकर उसे समझ आया कि ये दावत कितनी बड़ी थी। ये कोई आम इवेंट नहीं था, इस साल लॉक्सटन में दुनिया की सबसे बड़े बिजनेस एंड फाइनेंस बैंक्वेट का आयोजन हुआ था। ब्रैंडन ने गाड़ी से उतरते ही उसका हाथ थामा और उसे बाहर निकलने में मदद की। कैथरीन थोड़ा झुककर उसकी ओर देखी, ग्रिलिंग ग्रुप। ब्रैंडन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे शालीनता से अंदर की ओर बढ़ गया। वो मन ही मन मुस्कुराया, मेरी ये छोटी सी लड़की तो सब कुछ खुद ही समझ जाती है। दरअसल हाल ही में ग्रिलिंग ग्रुप ने स्वान कॉर्पोरेशन से एक बड़े कोलेबोरेशन प्रोजेक्ट की बात की थी, पर लिंडा को इतनी बड़ी फंडिंग देखकर शक हुआ था, इसलिए उसने कैथरीन से सलाह ली। कैथरीन ने एक नज़र में ही पहचान लिया था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने ग्रिलिंग ग्रुप से समझौता करने का फैसला किया। उसके दिमाग में साफ था, अगर सामने वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हम चुप रहे तो लगेगा स्वान कॉर्पोरेशन कमजोर है, और कमजोर दिखना सबसे बड़ी गलती होती है। ग्रिलिंग ग्रुप को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका था डील साइन करना और फिर उनकी फंडिंग काट देना। एक बार उनकी फाइनेंशियल चेन टूटी तो कंपनी तुरंत बर्बाद हो जाएगी। कैथरीन ने हाल ही में पता लगाया था कि ग्रिलिंग ग्रुप की फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स स्काइवो ग्रुप है, जिसके हेड थे प्रोफेसर एडवर्ड एंडरसन। और कुछ दिन पहले ही फाइनेंस न्यूज में छपा था कि एडवर्ड खुद इस बैंक्वेट में शामिल होंगे। ब्रैंडन उसे यहाँ लाया था और कैथरीन को अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं थी कि क्यों। जैसे ही वो दोनों बैंक्वेट के दरवाजे पर पहुंचे, सबकी नजरें उसी जोड़ी पर टिक गईं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना रहस्यमय इंसान ब्रैंडन डंकन खुद यहाँ आएगा। कई सालों से वो किसी इवेंट या प्राइवेट गैदरिंग में भी नजर नहीं आया था। लोगों ने सुना था कि आज कुछ बड़े नाम यहाँ आएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनमें ब्रैंडन खुद होगा, डंकन्स का पावर होगा। सब उनसे मिलना चाहते थे, पर उनकी मौजूदगी का असर इतना गहरा था कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ ब्रैंडन पर नहीं था, बल्कि उसके साथ खड़ी लड़की पर भी था। ब्रैंडन के एंगेजमेंट की अफवाहें जो फैली थी, अब वो सच लगने लगी। नीचे की हलचल ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कोने में बैठे एक जोड़े का ध्यान उस शोर से जरा भी नहीं हटा। लियाना एक शानदार गाउन में बैठी थी, सदी हुई, रॉयल, जैसे किसी राजघराने की प्रिंसेस। ज़ेन की नजरें उससे हटी नहीं रही थी। वो उसकी पुरानी क्रश थी और आज तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक नज़र में उसने पहचान लिया, लियाना उन परफेक्ट, एलिगेंट लड़कियों में से है जो बड़े घरानों में पली बड़ी होती हैं। कहा जाता था कि वो स्वान फैमिली की असली बेटी है, कासिया की 4 सबसे प्रतिष्ठित फैमिलियों में से एक। ज़ेन का दिल पूरी तरह उसके बस में था। लियाना ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे ऐसे बैंक्वेट की आदत थी, बचपन से ही रेचल उसे हर पार्टी में साथ खींच लाती थी। उसे लोगों में दिलचस्पी नहीं थी, उसकी नज़र बस एडवर्ड पर थी, क्योंकि असल निशाना तो स्काइवो ग्रुप था। ज़ेन, पता है एडवर्ड कब आने वाले हैं? ज़ेन को यकीन नहीं हुआ कि लियाना ने उससे बात की। वो तुरंत बोला, हाँ मैंने पूछा था, अंकल ने बताया एडवर्ड का थोड़ा काम अटक गया है, लेकिन वो आधे घंटे में पहुंचेंगे। आते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। लियाना ने हल्का सा सिर हिलाया, थैंक्स ज़ेन। ज़ेन शर्माते हुए मुस्कुराया, अरे रहने दो, मैं भी एडवर्ड से मिलना चाहता हूँ। उसी वक्त ज़ेन ने किसी जान पहचान वाले को देखा और बोला, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ।
दोनों आगे बढ़े और ज़ेन ने एक हैंडसम लड़के से कहा, ड्रेक स्पेंसर, ये मेरी कजिन है, सब इसे हीरो कहते हैं, गेम्स खेलने में माहिर है। लियाना ने उसे देखा, पहले तो लगा ये वही फेसर्स फैमिली का बिगड़ा बेटा है जो जिम्मेदारी से भागता रहता है, लेकिन जब उसने सुना कि उसका सरनेम स्पेंसर है तो उसके चेहरे की रौनक उतर गई। वो झुंझुलाए, ये ज़ेन को क्या हो गया है, हर दूसरे रिश्तेदार से मिलवाता रहता है, मेरे पास टाइम नहीं इन बेकार कजन से बात करने का। ड्रेक ने उसके एक्सप्रेशन नोट किए और मन ही मन मुस्कुराया, बस मेरे कजन को इसी तरह की लड़कियां पसंद हैं, वैसे भी ये कैथरीन जैसी तो बिल्कुल नहीं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लियाना ने भी उसे नजरअंदाज किया और ड्रेक ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी और वो पल भर में ठिठक गया। वो चेहरा उसने ना जाने कितनी बार अपने ख्वाबों में देखा था। बिना सोचे समझे वो चिल्ला उठा, कैथरीन। ब्रैंडन किसी बिजनेस पार्टनर से बात करने गया था और कैथरीन अकेली कोने में बैठ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह उसका नाम लेगा। उस आवाज ने सिर्फ कैथरीन को ही नहीं बल्कि लियाना को भी चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा और काले ड्रेस में खड़ी वो शख्सियत उसकी नजर में आ गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, कैथरीन, यहाँ क्या छोटा सा संसार है, उसने मन में कहा। ज़ेन ने भी उस दिशा में देखा और एक पल के लिए बिल्कुल सन रह गया। वो बोला, लियाना, ये लड़की तुम्हारी जैसी दिखती है। लियाना ने आंखें घुमाई, क्यों नहीं दिखेगी, आखिर एक ही माँ के पेट से जो पैदा हुई है। कैथरीन ने भी ड्रेक को देखा, बस एक नजर डाली और फिर शांत होकर वहीं बैठी रही। ड्रेक आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, कैथरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ज़ेन को हैरानी हुई, उसने कभी अपने कजन को इतना फ्रेंडली नहीं देखा था। ड्रेक तो हमेशा ठंडा, दूर और बेरुखा रहता था, पर कैथरीन को देखकर जैसे उसकी सारी दीवारें गिर गईं। लियाना के चेहरे पर अब साफ गुस्सा झलक रहा था। वो अकड़ते हुए कैथरीन के पास आई, जैसे कोई पूछताछ करने आए हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैथरीन ने ऊपर देखा, उसकी ठंडी बेपरवाह नजर लियाना पर पड़ी, जैसे वो बात करने लायक ही नहीं थी। वो तो बस थोड़ा सुकून चाहती थी, लेकिन अब एक के बाद एक सब उसके सामने खड़े थे। क्या ये सब लोग पागल हैं, उसने मन में सोचा। कैथरीन की चुप्पी ने लियाना को और भड़का दिया। ब्रायन ने पिछली बार जो बातें की थी वो वैसे ही मन में खौल रही थी, और अब कैथरीन को देखकर उसका सारा गुस्सा फट पड़ा। कैथरीन, ये क्या रवैया है तुम्हारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता। पता नहीं तुम यहाँ कैसे घुस आई, लेकिन अगर चाहूँ तो आयोजकों से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूँ। ड्रेक अब और नहीं सह पाया, वो बोला, तुम्हें क्या लेना देना, यहाँ वो आए या ना आए, क्या तुम्हारे घर की पार्टी है। लियाना का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वो तुरंत ज़ेन की तरफ मुड़ी। ज़ेन, अपने कजन से कहो ना, कितना बुरा बर्ताव कर रहा है, इसे बाहर निकलवाओ, मुझे इन दोनों को यहाँ नहीं देखना। ड्रेक मुस्कुराया, आंखों में चुनौती लिए बोला, एम्फ, मुझे बाहर निकालोगी तुम, देखते हैं कौन निकालता है।